नमस्कार, आप सबका स्वागत है के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं बिहार का दंगल। बिहार में आखिरी चरण के चुनाव में अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। शनिवार यानी कल आखिरी चरण का मतदान होगा। आखिरी चरण के चुनाव में एनडीए, महागठबंधन समेत कई दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो कई दलों के लिए तीसरा चरण ही उनकी सत्ता में आने और सत्ता के बाहर जाने का रास्ता तय करेगा, क्योंकि तीसरे चरण में जिस पार्टी की किस्मत उम्मीदवार बुलंद करेगा वही बिहार की सत्ता के सिंहासन पर सबसे करीब होगा। आखिरी चरण बड़ी चुनौती पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में अब आखिरी चरण का संग्राम बाकी है, जो ये तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर किसका अधिकार होगा, बिहार की चाबी किसके हाथों में होगी। क्योंकि कल आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 10 नवंबर को ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम खोलते ही आ जाएगा। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 78 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में यह अंतिम चरण के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इस चरण में जहां आरजेडी और जेडीयू के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, वहीं बीजेपी इस चरण में 2010 के चुनाव में मिलने वाली सफलता दोहराने के लिए मशक्कत कर रही है। इस चरण में 78 सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए के तहत जेडीयू 37 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा राजग में शामिल वीआईपी के 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर महागठबंधन के तहत आरजेडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 25 सीटों पर चुनावी मैदान में है। 2015 के चुनाव की बात करें तो महागठबंधन ने 78 सीटों में से 54 सीटें जीती थी। इस बार जेडीयू महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल है। जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए इस चुनाव में अपनी सीट बचा पाना एक बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में साझा गठबंधन में जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, तो राजद ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार तीसरे चरण के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू 23 सीटों पर आमने सामने हैं, जबकि 20 सीटों पर आरजेडी की लड़ाई बीजेपी से है। वहीं कांग्रेस भी 14 सीटों पर से बीजेपी और 9 सीटों पर जेडीयू के मुकाबले में खड़ी है। बिहार चुनाव का इतिहास रहा है कि कोशी और सीमांचल का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा। यहां दलगत राजनीति सबसे ज्यादा हावी रही है। पिछले चुनाव में यह इलाका आरजेडी के वोट बैंक के लिए सुरक्षित मानी गई थी, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहले से ही इस मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में अपने प्रत्याशी उतारकर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई समीकरण में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के लिए भी इस तीसरे चरण का चुनाव कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। इस चरण में कांग्रेस के आधे निवर्तमान विधायकों की अग्नि परीक्षा है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 27 सीटों पर चुनाव जीता था, पर इस बार महागठबंधन में कांग्रेस की 4 सिटिंग सीटें सहयोगी दलों के खाते में चली गई हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को जो 70 सीटें मिली हैं, उसमें 23 सिटिंग सीटें हैं, जिसमें इस चरण में 11 सीटें शामिल हैं, जिन्हें फिर से अपने कब्जे में रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि ये अंतिम चरण तमाम राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक चरण है। अब इस दौर में किसकी किस्मत कितना साथ देती है और कौन इन इलाकों का बाजीगर होता है, ये तो 10 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
कल आखिरी चरण के रण में 78 सीटों पर होने वाले चुनाव में जेडीयू की 37 सीटों पर चुनावी मैदान में है और बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी में शामिल वीआईपी के 5 और में से एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर महागठबंधन के तहत आरजेडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। गेस्ट के तौर पर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पी रंजन भारती जी हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। कल का चुनाव है आखिरी चरण। सर आज सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि कल महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है एनडीए या नहीं? देखिए, जिन इलाकों में चुनाव है वहां भाजपा की अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले चुनाव में। और एक बात मैं साफ कर दूं, अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, सीमांत इलाका और मिथिलांचल का इलाका, सीमांचल और मिथिलांचल कहा जाता है कि जिसके साथ जाता है उसकी सत्ता होती है। और पिछले चुनाव में भाजपा यहाँ सत्ता में तो नहीं आई थी, लेकिन वो एक फैक्टर है कि वो बड़ी 24 सीटों पर वहाँ कब्जा उसका रहा है। उसमें से ज्यादा भाजपा के लिए भी और मुकाबले में कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस या उसका जो गठबंधन है आरजेडी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ 50% आबादी मुसलमानों की है और संख्या। तो गोलबंदी जब भी मुखर होती है, मुखर करने की कोशिश होती है चुनाव में। अब जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा के लिए अहम है, इसको उभारने की कोशिश की गई पिछले दिनों यहाँ पे, ताकि गोलबंदी ज्यादा मुखर हो सके। अब इसमें फायदा पहुंचना लाजमी है। जब तक ध्रुवीकरण तेज नहीं होगा तब तक अब ये प्रतिष्ठा का सवाल है एनडीए के लिए कि कैसे वो इन इलाकों में जाकर बाजीगर बन पाता है। आपने देखा होगा कि आखिरी चरण के पहले चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ने एक पासा फेंका, ये मेरा आखिरी चुनाव है। हो सकता है इसके कई मायने हैं, मैं उन मायनों में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल, और काफी समीकरण बदले भी हैं। इनके इस बयान के बाद से काफी समीकरण प्रियंजन जी बदले भी हैं। अगर इन 78 सीटों की मैं बात करूं तो ये मुसलमान, यादव और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्रों की सीटें होंगी। ये काफी दिलचस्प चुनाव होगा कि जहां पर पप्पू यादव मैदान पे। सीमांचल की अगर मैं बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये ओवैसी ही नहीं, ये महागठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए और भी थोड़ा सा मैं जाऊंगा, लोजपा का बहुत अहम रोल तो नहीं है, वो भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। फिर कुछ कुशवाहा भी कई सीटों पर करते हैं, ये फ्रैक्चर करते हैं। जो महागठबंधन की तस्वीर उभरते हैं, आप देख रहे होंगे, उसमें उसके जो सीटें हैं उसका क्षरण करेंगे। जदयू और भाजपा दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है सत्ता में आने की। ये खिचड़ी पक चुकी है, 2 चरणों के चुनाव में खिचड़ी पक गई है। अब छौंक जिस सीमांचल और मिथिलांचल से जिस खिचड़ी में लग जाएगी, जिस आटे में, वो खिचड़ी पक्की होगी, वो खाने के स्वाद वाली दूसरी हो जाएगी, सत्ता उसके पास आ जाएगी। ये है इस तीसरे दौर और अंतिम दौर के चुनाव का महत्व। मैं समझता हूँ कि अब कल वोटिंग में साफ पता चल जाएगा कि क्या है रुझान, किस लोग टर्नआउट होते हैं, मतदाता वोट देने जाते हैं, ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। आपने ओवैसी की बात की थी, ओवैसी ने धमक दिखाई सीमांचल के क्षेत्र में एक सीट पर कब्जा करके। वो मुसलमानों का गढ़ इलाका है, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा गया था एक समय में। किशनगंज वाला वो जो इलाका है, मिनी पाकिस्तान भर करके तस्वीर आ रही थी उसकी। इतनी बहुसंख्यक आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण या फिर वहाँ और दूसरे कारणों से बढ़ती चली गई। वहाँ एकदम सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है और वो भाजपा को सूट करती है। भाजपा को सूट इसलिए करती है कि उसका आधार वही है और उस हिसाब से वो गोलबंदी होती है। और देखा होगा आपने कि कई सीटें सीमांचल के क्षेत्रों में, कटिहार, किशनगंज और दूसरे इलाके, पूर्णिया, सहरसा, ये इलाकों में, फिर दरभंगा में, जहाँ मधुबनी में, इन सारे इलाकों में जहाँ मुस्लिम आबादी, उससे एक गुस्सा उभरता है लोगों में और जाहिरा तौर पे उस ध्रुवीकरण हो जाता है तेज। कोशिश ये की गई है अभी तक के चुनाव में कि कैसे ध्रुवीकरण तेज हो। हर बार यही होता है, इस बार भी। अब देखना होगा कल के मतदान में कि क्या नतीजे आते हैं, किस तरह से मतदाताओं का रुझान उभर कर सामने आता है। और कल ये भी साफ हो जाएगा कि जिस तरह से 3 दौर के मतदान हुए हैं उसका रुझान क्या है। सारी मीडिया हाउस से अपनी तरह से एग्जिट पोल भी जाहिर करेंगे
बहुत साफ हो जाएगा। मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मुझसे बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा कि क्या होगी तस्वीर, कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी सत्ता हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। तो मुझे जो लग रहा है कि जो ध्रुवीकरण हुआ है बिहार में अभी तक, जो मैंने देखा है इस तीसरे दौर के चुनाव तक, कि एकदम से बिहार है जात पात पे चुनाव होता है। यादव ध्रुवीकरण तो है लालू के पक्ष में, तेजस्वी के पक्ष में। मुसलमान का ध्रुवीकरण है एकदम से, एकदम बिल्कुल नेक टू नेक, दोनों पार्टियां एकदम साथ जुड़ी हैं। लेकिन इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ दोनों ही एकदम साथ जुड़े। लेकिन बाकी जातियां जो देख चुकी है एकदम से पहले दौर का शासन, वो सहमी हुई रहती हैं कि यादवों का आतंक हो जाएगा, इन लोगों की ऐसे धिक्कार सहनी पड़ेगी। तो वो एक तरफ हो जाती है, सवर्ण एक तरफ हो जाते हैं, बाकी जातियां एक तरफ हो जाती हैं। हो सकता है उसमें कुछ अपवाद भी उभरे। ईबीसी, ओबीसी, ये सब यादव को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर। तो आप बताइए कि वोट जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्षेत्र का, क्या यही दो जातियों से सरकार बन जाएगी? भीड़ जुटा लेना अलग बात होती है। सत्ता आप नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकते हैं, वो अभी भी तो नंबर 1 पार्टी है, लेकिन सत्ता में नहीं। तो इस तरह से समीकरण, फिर नीतीश कुमार की सीटें कितनी आएंगी? हो सकता है कि चुनाव बाद ये समीकरण बने कि लोजपा भी साथ आ जाए, तो फिर नीतीश माइनस हो सकता है, मुझे लगता है। लेकिन नीतीश को बनाना है सत्ता में, हो सकता है ये कोशिश हो जाए कि भाई नीतीश जी स्वयं कह दें कि नहीं, हम आखिरी चुनाव हो गया मेरा, अब सत्ता और लोग संभाले। ऐसी भी बात, एक दबाव हो सकता है, किसी तरह की रचना हो सकती है। मुझे इन संभावनाओं पर भी दिख रहा है, कुछ न कुछ आहट उसके दिख रही है। कल के चुनाव से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सत्ता किसके पास जाती है, ना किसके पास किसकी होती है, ये देखना होगा। सर, अगर बात करें हम लोग कल के चुनाव की, कल अति पिछड़ा वर्ग ज़्यादा कुछ वोटर है, अति पिछड़ा वर्ग का भी चरण में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। अगर हम बात करें तो वो नीतीश कुमार की तरफ जाता दिख रहा है, अगर 2 चरणों की बात मैं करूं। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने 2014 के चुनाव से अब तक देखा है कि लगातार एक जो ध्रुवीकरण, खास करके बिहार की मैं बात करूँ, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, बिहार ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाई पहले 2014 में। यहाँ का पटना में बम ब्लास्ट हुआ, उससे और ज्यादा ऊपर करके आए सामने फिर 19 में वही धार मैंने सारे क्षेत्रों में देखी। ईबीसी, घर की महिलाएं, इवन अल्पसंख्यकों के घर की महिलाएं भी, और बाकी सारी जातियां खुल करके। आज जो तेजस्वी और लालू यादव के साथ खड़े हैं, जो जिस तबके के लोग, उन लोगों में भी बहुत आया। तो एक वो इमेज बिहार में अभी भी कायम है, नरेंद्र मोदी की हानक कायम है। इसलिए भाजपा ने, आपने देखा होगा कि चुनाव में जाने से पहले बड़ी अंतर्द्वंद हुआ था कि हम कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, नीतीश जी के साथ जाएं या नहीं जाएं। क्योंकि भाजपा में ये मांग उठ रही थी, बीजेपी के अंदर ये मांग उठ रही थी कि हमें अपने दम पर चुनाव में जाना चाहिए। इसलिए अपने दम पर कि वो जो संगठन के लोग हैं वो जान रहे हैं कि उसका उभार कितना कायम है। लेकिन वो मुझे लगता है कि चुनाव बाद जो तस्वीर उभरने वाली है, उसमें बीजेपी इस पर पछतावा कर सकती है कि उसको नीतीश के साथ न जाकर स्वयं अपना किसी नेता को खड़ा करके चुनाव मैदान को उतरना चाहिए था, मुझे लग रहा है। लेकिन अब कल जो ईबीसीज है, हाँ, वो आपने ईबीसीज की बात की, ईबीसीज आज भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, खुलकर खड़ा है। वो नीतीश के साथ जाए, जाहिरा तौर पर नीतीश के वोट बैंक पे शामिल हो जाता है। ये फायदा भाजपा से जदयू को मिलता है, जदयू से भाजपा को नहीं। और इस बात की जद्दोजहद, इस बात की बहुत ज्यादा लेकर के इस अंतर्द्वंद अभी चल रहा है एनडीए के भीतर। में आप इसको और तहकीकात कर सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। 10 तारीख के बाद हो सकता है कि जो तस्वीर उभर करके आए, उसमें कई तरह के चौंकाने वाले समाचार आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। फिलहाल कल के चुनाव में ईबीसी के साथ साथ महिला वोटर्स, आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में महिलाओं की एक बड़ी कतारें लग जाती हैं वोट देने के लिए। वो पिछले कुछ दिनों से ये नीतीश जी के पक्ष में जाता है, इसलिए कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, शराबबंद करवाई, और जीविका और दूसरे क्षेत्रों में इन्होंने खूब
महिलाओं को प्रेशर दिया। तो ये महिलाएं बिल्कुल एक वोट बैंक बन गए नीतीश का, ये एक फैक्टर है। तो नीतीश जी का ये प्लस पॉइंट भाजपा के साथ जुड़ता है। लेकिन अब इसमें जदयू और भाजपा दोनों के लिए एक बड़ी जबरदस्त कवायद संघर्ष की है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें इन चुनावों में, इस खास करके तीसरे दौर में कल के मतदान में वो हासिल कर लें। मिथिलांचल में कई सीटों पर अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसमें बड़ी जबरदस्त संघर्ष है, कहना मुश्किल है। लेकिन ध्रुवीकरण सार पकड़ होता है, मतदाता उग्र होकर के वोट करते हैं किसी के खिलाफ, तो जाहिर तौर पे जीत एनडीए के पक्ष में आएगी। बिल्कुल सर, आपकी पूरी बातों को सुनेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे हम लोग की सीमांचल में ओवैसी के रोल पे और जो उन पर आरोप लगाया गया है। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो बिहार के दंगल में। बिहार के दंगल में हम लोग ब्रेक जाने से पहले बात कर रहे थे सीमांचल और मिथिलांचल की। सीमांचल की अगर बात करें तो वहाँ तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था ओवैसी के ऊपर कि बाहरी लोग हैं, ये बिहार का दर्द नहीं समझ सकते, ये अपने ही गढ़ पर अगर मजबूत होते तो उनको बिहार आने की जरूरत ना पड़ती। अगर दूसरी तरफ बात करें मिथिलांचल की तो यहाँ पर ब्राह्मण वोट बहुत है, तो ये ब्राह्मण वोट भी किस करवट बैठेगा ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा से मिथिलांचल में बीजेपी को साथ मिला है। इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जुड़े हुए हैं। सर, सीमांचल में जब ओवैसी ने दौरे किए, सभाएं की, तब तेजस्वी का बयान आया कि बाहरी आदमी है, इसको बिहार का दर्द नहीं पता, ये तो चुनाव आता है। ये कहा तो है, और ये कहा इसलिए भी कि उनके समर्थन की जो तेज रफ्तार है उसको कम किया जा सके। लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको किस रूप में ले रहे हैं। लेकिन बिहार में जो अल्पसंख्यक वोट है वो उस पर एकदम से अभी कांग्रेस और आरजेडी हावी है, कहें तो 90% से कोई, लेकिन कई सेगमेंट में ऐसा नहीं है, वो फिर लोजपा की तरफ भी और कहीं कहीं जदयू की तरफ भी ज्यादा दिख रहा है। मिथिलांचल में ब्राह्मणों की बहुलता है और इन बहुलता के कारण वहां फिर मल्लाह जाति के लोग भी हैं और दूसरे जातियां हैं, तो इन लोगों का वोट निश्चित रूप से एक कुशवाहा का वोट कई बार आरजेडी के साथ जाता है, कई बार नहीं जाता है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में तो कुशवाहा का वोट, आरजेडी का वोट बैंक मधुबनी में माना जा रहा था, लेकिन सर्वे उसने वोट किया था। अब ये इन सेगमेंट्स में आप देखेंगे मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, इन सारे इलाकों में, सरसा, इन सारे इलाकों में जो मैथिल ब्राह्मण है वो बदलाव चाहता है, लेकिन वो फिर देख करके एक ऐसा सवर्ण तबका है, हाँ ऐसा सवर्ण, मैं कह रहा था कि आवाज आपकी गूंज रही है। हेलो,
मैं कह रहा हूं कि वो मिथिलांचल में ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है, वो आखिरकार 15 साल पहले के दौर को देख करके, और मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में इसीलिए आपने देखा कि अभी तक जो परिदृश्य उभरा है उसमें मुझे लगता है कि एक चीज तो साफ हो गई इस चुनाव में, हीरो बन के उभरे तेजस्वी यादव, और इसका श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा अगर इस अकेले दम पे चुनाव में कूदती तो निश्चित रूप से तेजस्वी इस चुनाव के हीरो नहीं होते। ये बड़ा एक गेम मैं देख रहा हूँ, क्योंकि भाजपा नीतीश को लेकर के आज जो खड़ी है, नीतीश का चेहरा कैसा है जिसका बहुत विरोध है, व्यापक विरोध है भाजपा के अंदर तो है ही, हर सेगमेंट में है, जनता नाराज है कई कारणों से, और भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं उस तरह की। लेकिन वो ये तो तय हो गया कि तेजस्वी इस चुनाव में ही घुसा। उन्होंने मुद्दे खड़े कर दिए, जैसे रोजगार का मुद्दा खड़ा किया, बाद में एनडीए ने कहा कि हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, और फिर जिस तरह से जिस मुद्दे पर वो धार को चुनाव को लेकर के गए वो वास्तव में ही रोका। अब वो सरकार बना पाते हैं नहीं, ये बात का विषय है, लेकिन आज ये चर्चा के विषय में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ब्राह्मण वोटर्स उनको देखते तो हैं, देने को कहते हैं कि हम महागठबंधन के साथ जाएंगे, तेजस्वी को बनाएंगे, लेकिन कल वो फ्लोर पे उतरता है या नहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि वो फिर साम जाते हैं 15 साल के दौर को देख करके, और बीजेपी ने इनको डरा दिया है भाई देखो उधर जाओगे तो ऐसा होगा। बाद में बीजेपी ने भी और जदयू ने भी ये घोषणा की कि हम ये रोजगार देंगे, लेकिन मुद्दा तो खड़ा कर दिया था, ये बात तो माननी होगी। हीरो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इस चुनाव का 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का हीरो तो तेजस्वी। दूसरी बात ये है साथ साथ कि खड़ा कर दिया इन्होंने भाजपा ने, अगर अकेले अपने दम पे अपने नेता के साथ खड़े होकर के चुनाव में ये पार्टी जाती तो ये दृश्य नहीं होता। अब बहरहाल जो नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, कहीं वो किसी दबाव में तो नहीं है, या कोई बड़ा अंतर्द्वंद तो नहीं चल रहा है एनडीए के अंदर, या भाजपा इन पर कोई और अनौपचारिक रूप से दबाव तो नहीं बना रही है कि हमने आपको आगे रख करके चुनाव तो लड़ लिया, अब आप पीछे हटिए, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कल के मतदान में सवर्ण वोट मतदाता जितने किधर जाते हैं, ये मिथिलांचल में तो कम से कम ये तय कर देगा कि सत्ता किसके पास जाएगी, ब्राह्मण वोटर। बिल्कुल प्रेमचंद जी, ये कल साबित हो जाएगा। मध्यांचल के जब बात करें ब्राह्मण वोटरों की, जब वो किसको वोट देंगे, यहाँ वैसे तो उनको कहा जाता है वो एनडीए के वोटर है, लेकिन कहीं ना कहीं कल देखने वाली बात होगी कल कहाँ पे ईवीएम में वो किसको कैद करते हैं। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी तमाम जानकारी इतनी नज़दीक से देने के लिए। हम लोग के साथ प्रेरंजन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज की तारीख में जो वोट कल होना है वहाँ पर सीमांचल में यादव और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहीं ना कहीं गठबंधन को झटका दे सकते हैं, महागठबंधन को, क्योंकि वहाँ पर पप्पू यादव की भी एंट्री हो चुकी है और ओवैसी की भी, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो रैलियाँ समर्थन जुटा रहे वो भी थोड़ा दिक्कत दे सकता है। और मिथिलांचल की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य है, यहाँ पर भी भाजपा एनडीए के साथ ये रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसा प्रेरंजन जी ने बताया, तो हो सकता है कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। और अति पिछड़ा वर्ग से जो लोग आते हैं वो अभी भी नीतीश के साथ है, लेकिन कल ईवीएम में किसका किस्मत का सिक्का कैद है ये पता चलेगा हम लोग को 10 तारीख को। फिलहाल बिहार के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए।
लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें